तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास को ख़त्म कर लिया है और उसके बाद में हम लोग उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो पहला पार्ट आ गया है उसमें जो हम लोगों ने रेज ऑफ इस्लाम धर्म के उदय और जो विदेशी आक्रमणकारी उससे संबंधित पहले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है। ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश के बारे में। उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहला है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, ये डी आंसर होगा। जो 1206 से लेकर के 1290 तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुआ। इसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने स्थापना किया और इसने ही। तो ये सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ठीक है, ये बीपीएससी में 2 बार रिपीट कर दिया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाल बख्श के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्यों हुआ इसके बारे में बताते हैं अभी। जो अपनी उदारता के कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक न इतना अधिक दान करता था कि उसे लाल बख्श यानी लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी दानशीलता की प्रशंसा करते हैं तो उसे अपने युग में ऐबक पुकारते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद है। ठीक है, यह जो है अजमेर में स्थित एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया? इसका आंसर मैं बताता हूँ सी, और कौन कौन दिया इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, कुतुब मीनार का जो निर्माण हो रहा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसमें प्रारंभ करता है। इसने इसका निर्माण प्रारंभ किया और इसका निर्माण में इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया। और फिरोज तुगलक जो था, जब चौथा मंजिल काफी हानि पहुंचा था तो उसको रिपेयर कराया था और 5वां मंजिल भी इसने बनाया था। इसलिए इसने तीनों ने योगदान दिया और गयासुद्दीन तुगलक ने योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। मोहम्मद गोरी जब मृत्यु हो जाता है तो 1206 के बाद लाहौर के वरिष्ठ जनों अमीर जनों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां की शक्ति ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है और लाहौर जाकर वो सत्ता को 1206 में ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार उसकी राजधानी जो है लाहौर ही रहता है। गद्दी पर जब बैठ जाता है तो कुछ ऐसे उसके साथ घटना घटता है कि वो दिल्ली पर जाकर के शासन नहीं कर पाता है और लाहौर में ही रहता है, इसलिए उसकी राजधानी लाहौर ही रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो ये तो सबको पता है, चौगान खेलते हुए। ठीक है, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी जो मृत्यु है 1210 में हो गया था और इनको जो है लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में दफनाया और गुलाम वंश का संस्थापक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। जब 1210 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश शासन करता है दिल्ली सल्तनत पे हैं, और चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, लाहौर में उसने शासन किया, तो भारत में जो है इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में सर्वप्रथम अरबी सिक्के चलाया था और इसने सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्का जो है चांदी का टंका और तांबे का जिंतल को आरंभ किया और इसने जो है सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य के घोषित किया? ठीक है, नियमित सिक्के जारी कौन करता है? इल्तुतमिश। पहले पिछले वीडियो में मैंने बता दिया किसने 2 सिक्के जारी करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इल्तुतमिश के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी? तो अभी इसके बारे में डिस्कशन हुआ और इसकी राजधानी दिल्ली।
नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरण किया? सेम क्वेश्चन है, सी आंसर होगा इसका। ये मैं सारे क्वेश्चन को इसलिए शामिल किया है कि कई तरीके से जो है इसको यहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन जो है पिछले प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, देखिए सेम चीज को कैसे रिपीट कर रहा है, तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को, जिसे मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो है इल्तुतमिश था, इसलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इल्तुतमिश को जो है ना वो खलीफा से इन्होंने परमिशन लेकर के ये राज्य को धारण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका है? तो रजिया सुल्तान, यह भारत की प्रथम महिला शासिका है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से लेकर के 40 तक ये शासन करती है। और व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया। और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति के सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करके बल दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? ठीक है, काल में आया था, इसका आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश के काल में आया था। जो मंगोल नेता चंगेज खां था वो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ खरिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा और संभवतः चंगेज खां को इसकी भनक लगी तो उसने इल्तुतमिश पर एक दूत भेजकर वहां उसको सूचना दे दी और वहां पे उसको शरण न देने की मांग की थी। तो इस प्रकार वो उसका समकालीन इल्तुतमिश था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसका भी आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में ही मंगोल वहां पर देखे गए थे। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में, इसका भी व्याख्या हम लोगों ने वहां पे कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम जो था तेमुचिन। चंगेज खां एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी और इसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुचिन था। इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त करता है? तो इल्तुतमिश ने मालिक जानी को बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त करता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 48 एंड 52 दोनों में पूछा गया है। नहीं सॉरी, एक ही है। तो इल्तुतमिश जो है बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलीगाढ़ी के समीप हिरामुद्दीन एराज को पराजित किया और एराज में जो इल्तुतमिश की उसने अधीनता स्वीकार कर ली। तो इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मालिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। ठीक है, राजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो राजिया बेगम को सत्ताच्युत करने के लिए तुर्कों का हाथ था। ठीक है, जो राजिया बेगम थी उसको सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया सुल्तान को विद्रोह किया और उसे सत्ता से हटाया। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? मैं अपने जो वीडियो सब्जेक्टिव पढ़ा रहा था उसमें मैं सबका ये लिखवाया हूं। तो दिल्ली का क्या था? गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन बलबन उसका पूरा नाम था। ठीक है, सुल्तान बलबन जो है पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था और 1266 से लेकर के 87 तक वो शासन करता है। उसको हम लोग उलूग खां के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को हाँ। ठीक है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और
सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित किया, सही है। और वह उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसका आंसर जो है इन्होंने बी होगा, मतलब कि और आर दोनों सही है, किंतु व्याख्या नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर रहा है? जो कि गयासुद्दीन बलबन जो है दिल्ली में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1286 से 87 तक शासन करके अपनी सत्ता को संगठित किया, केंद्रित किया। इसने सिजदा व पैबोस का भी शुरुआत किया था, ठीक है। और उसने मंगोलों के आक्रमण का रोकथाम के उद्देश्य के लिए उत्तर पश्चिम सीमा सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। तो दोनों का अलग अलग है, इसलिए दोनों की दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। क्या किया था? तो इन्होंने जो है जिले इलाही का उपाधि धारण किया था। बलबन जो है फारस में लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर उसने अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजस्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया और राजा की धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है राजा जिले इलाह या ईश्वर का प्रतिनिधि के नाम से वो प्रसिद्ध होता है। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का स्थापना करता है? तो ये जो है बलबन नौरोज त्योहार का स्थापना करता है। ये जो है अपने दरबार की जो है नियम कठोरता से लागू किया और उसने सिजदा प्रथा भी चालू किया था। दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज को बड़ी शान शौकत से मनाने की परंपरा उसने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, उसने इक्तदारी व्यवस्था को प्रारंभ नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसने जो है नियामत एक खुदाई के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। तुर्कान ने चहलगानी को प्रभाव को समाप्त किया और बंगाल के विद्रोह को दमन किया, ये नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट है इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख की स्वयं से खलीफा का सहायक लिखा? तो ये हो जाएगा बलबन, ठीक है। बलबन जो था गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक लिखता है। इस प्रकार हम लोगों ने गुलाम वंश के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियो में जो है प्रीवियस एग्जामिनेशन जो आया उसको हम लोग किए। अगले वीडियो में हम लोग खिलजी वंश से संबंधित करेंगे क्वेश्चन। धन्यवाद।